प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार 23 मार्च को संसद में अपने भाषण के दौरान पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा करते हुए कोविड-19 महामारी का कई बार उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि यह स्थिति चिंताजनक है और इसका भारत की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा और उस क्षेत्र में रहने वाले भारतीय नागरिकों पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत को उसी तरह तैयार, सतर्क और एकजुट रहना होगा जैसे वो कोविड-19 महामारी के दौरान था। नरेंद्र मोदी ने मार्च 2026 में मौजूदा स्थिति को कोरोना वायरस जैसी स्थिति या कोविड जैसी स्थिति बताया, ताकि देश को पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष, ईरान इजराइल अमेरिका तनाव के गंभीर दीर्घकालिक वैश्विक आर्थिक और सुरक्षा प्रभावों के बारे में सचेत किया जा सके। कोविड-19 महामारी से तुलना करते हुए उनका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता, तैयारी और धैर्य को बढ़ावा देना था, ताकि देश 2020-2022 की तरह संभावित व्यवधानों का सामना कर सके। 1. दीर्घकालिक वैश्विक व्यवधान। मोदी ने चेतावनी दी कि पश्चिम एशिया का संकट चिंताजनक है और लंबे समय तक चल सकता है, जिससे आर्थिक अस्थिरता, कीमतों में वृद्धि और सप्लाई चेन में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। 2. ऊर्जा सुरक्षा पर खतरा। भारत के कच्चे तेल और गैस का बड़ा हिस्सा इसी संघर्ष क्षेत्र से होकर आता है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा आपूर्ति में रुकावट के लिए उसी तरह तैयारी करनी होगी जैसे महामारी के दौरान वैश्विक लॉजिस्टिक्स प्रभावित हुए थे। 3. भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा। खाड़ी देशों में 1 करोड़ से अधिक भारतीय रहते और काम करते हैं। इस संकट से उनकी सुरक्षा प्रभावित हो सकती है, जिससे महामारी की तरह बड़े पैमाने पर निकासी इवैक्यूएशन की जरूरत पड़ सकती है। 4. सामूहिक एकता का आह्वान। उन्होंने नागरिकों और राज्य सरकारों से धैर्य, संयम और शांति बनाए रखने की अपील की और कालाबाजारी तथा अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने कोविड के दौरान अपनाए गए टीम इंडिया दृष्टिकोण को दोहराने की बात कही। राज्य सरकारों को सतर्क रहने की सलाह देते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जमाखोर सक्रिय हो जाते हैं, इसलिए सख्त निगरानी और त्वरित कार्रवाई जरूरी है। कुछ लोग अफवाह फैलाकर स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। हमें ऐसे लोगों को सफल नहीं होने देना है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार सभी एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है, जिसमें तटीय सुरक्षा, सीमा सुरक्षा और साइबर सुरक्षा शामिल हैं। खाद्य सुरक्षा पर बात करते हुए उन्होंने एक और बार कोविड-19 का जिक्र किया। एक बड़ा सवाल है कि इस युद्ध का खेती पर क्या असर पड़ेगा। देश के किसानों ने हमारे अनाज भंडार भर दिए हैं, इसलिए हमारे पास पर्याप्त खाद्य सामग्री है। हम ये भी सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि खरीफ सीजन में फसल अच्छी हो। युद्ध के कारण उत्पन्न व्यवधानों के बीच खाद्य सुरक्षा और किसानों के समर्थन पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोविड-19 महामारी के दौरान भी जब सप्लाई लाइनों में बाधाएं आई थी, हमने ये सुनिश्चित किया कि किसानों और नागरिकों की सुरक्षा हो। उन्होंने कहा, कोविड महामारी और उसके बाद हुए युद्धों के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों, फर्टिलाइजर की कीमतें बहुत बढ़ गई थी और भारी कमी हो गई थी। इन चुनौतियों के बावजूद केंद्र सरकार ने हर संभव प्रयास किया कि भारत में कोई संकट न आए। जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बोरी यूरिया की कीमत 3000 रुपये है, वहीं हमारी सरकार ने इसे किसानों को सिर्फ 300 रुपये में उपलब्ध कराया। उन्होंने बताया कि युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में फंसे हर भारतीय को हर संभव सहायता दी जा रही है। दुर्भाग्य से कई लोगों की जान गई है और कई लोग घायल हुए हैं। उनके परिवारों को आवश्यक मदद दी जा रही है और इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। भारत और अन्य प्रभावित देशों में 24/7 आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मध्य पूर्व में भारतीय मिशन 24 घंटे काम कर रहे हैं। मैंने स्वयं पश्चिम एशिया के अधिकांश देशों के प्रमुखों से 2 दौर में फोन पर बात की है। सभी ने भारतीयों की पूरी सुरक्षा का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि इस युद्ध ने आर्थिक, राष्ट्रीय सुरक्षा और मानवीय मुद्दों सहित कई अप्रत्याशित चुनौतियां पैदा कर दी हैं। इस युद्ध से प्रभावित देशों के साथ भारत के व्यापारिक संबंध हैं। हमारी कच्चे तेल और गैस की जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से पूरा होता है। यह क्षेत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ लगभग 1 करोड़ भारतीय रहते और काम करते हैं। ऊर्जा और सप्लाई चेन। भारत के लिए तेल, एलपीजी और अन्य ईंधन महत्वपूर्ण आयात हैं, जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से होकर आते हैं। इस क्षेत्र में तनाव के कारण कीमतें बढ़ रही हैं और सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ रही है। घबराहट नहीं, तैयारी। इस तुलना का उद्देश्य डर फैलाना नहीं बल्कि सक्रिय तैयारी का संदेश देना था।
उन्होंने बताया कि भारत ने रणनीतिक भंडार मजबूत किए हैं, ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाई है और उर्वरकों का पर्याप्त स्टॉक सुनिश्चित किया है ताकि देश में संकट न आए। लोकसभा में अपने संबोधन में उन्होंने जोर देकर कहा कि जैसे भारत ने महामारी का सफलतापूर्वक सामना किया, वैसे ही इस वैश्विक भू राजनीतिक संकट से निपटने के लिए भी तैयार रहना होगा। सुरक्षा एजेंसियां भी संभावित घरेलू प्रभावों से निपटने के लिए सतर्क हैं। राहुल गांधी ने पश्चिम एशिया के संघर्ष को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रबंधन की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि वैश्विक वार्ताओं में भारत को किनारे कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री को समझौता करने वाला बताया और वैश्विक मंच पर उनकी स्वायत्तता, आत्मनिर्भर निर्णय लेने की क्षमता पर भी सवाल उठाए। राहुल गांधी ने कहा कि हमारी विदेश नीति प्रधानमंत्री मोदी की व्यक्तिगत विदेश नीति बन गई है। आप इसका परिणाम देख सकते हैं। यह एक मजाक बन चुका है। हर कोई इसे एक सार्वभौमिक मजाक के रूप में देखता है। डोनाल्ड ट्रंप को अच्छी तरह पता है कि मोदी क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। इसलिए यदि प्रधानमंत्री समझौता किए हुए हैं तो हमारी विदेश नीति भी समझौता की हुई है। ये स्पष्ट है और हर कोई इसे देख सकता है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री की हालिया इजराइल यात्रा के बाद भारत को स्पष्ट रूप से कूटनीतिक परिणामों का सामना करना पड़ा है। उन्होंने सवाल उठाया कि इस कथित बदलाव के बारे में प्रधानमंत्री ने संसद और देश को विश्वास में लेने में कहां चूक की और भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को बहाल करने के लिए कौन-कौन से ठोस कदम उठाए गए हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि भारत अपने जहाजों के लिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से सुरक्षित मार्ग क्यों सुनिश्चित नहीं कर पा रहा है, जबकि चीन, रूस, जापान और अन्य मित्र देशों को सुरक्षित आवाजाही की अनुमति मिल रही है। वहीं 1100 सैनिकों और लगभग 10,000 करोड़ रुपये के माल से भरा भारतीय जहाज फंसा हुआ है। उन्होंने प्रधानमंत्री के इस दावे पर भी सवाल उठाया कि भारत ने अपनी ऊर्जा आयात को 27 से बढ़ाकर 41 देशों तक विविधीकृत किया है। यदि ऐसा है तो वर्तमान में कौन-कौन से देश भारत को LNG, LPG और कच्चा तेल सप्लाई कर रहे हैं और किस मात्रा में? दोस्तों, आप अपना विचार कमेंट करके बताइए कि ये युद्ध की स्थिति कितनी गहरी हो सकती है और इसका दीर्घकालीन क्या प्रभाव हो सकता है। Thank you. Please like, share and subscribe.